तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। दोस्तों बता दो आप लोग एग्जाम के लिए मॉडल पेपर काफी सारा महत्वपूर्ण है और इसमें जितना सारा सवाल है आप लोग का मॉडल पेपर से ही लिया गया है, मतलब मॉडल पेपर ही है। और एग्जाम में दोस्तों इससे 100% सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आप लोग मॉडल पेपर पहले पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छा बात है, इससे रिविजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। और मॉडल पेपर से आप लोग का सवाल इस साइंस में जरूर रहेगा, जिस प्रकार मैथ में भी था साइंस में 100% रहना ही रहना है। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। इसके बाद दोस्तों बहुत सारा वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत सारा वीडियो आएगा, देख लो एग्जाम के लिए धाकर दर्ज करो। और मैं कहता हूँ एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बस आप मेहनत तो कर लो मेरे साथ। चलो इस वीडियो को देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों शेविंग करने में कौन सा मिरर का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इसके लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे क्योंकि अवतल दर्पण थोड़ा चीज को बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग मिरर में, मतलब शेविंग मिरर में या फिर अवतल दर्पण जो बोलो, सॉरी शेविंग मिरर में या फिर दाढ़ी बनाने में जो बोलो उसमें किया जाता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर में दोस्तों क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ आप लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। कहीं भी है एफ इक्वल टू आर बाई टू, जी हाँ सर ये है एफ इक्वल टू आर बाई टू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ये भी हो सकता है आर इक्वल टू टू एफ भी रिलेशन हो सकता है, अगर ये भी रहता तो ये भी आप मार सकते हो आर इक्वल टू टू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन यानी जब प्रकाश कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है मेरे भाई। तो याद रखो वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, सब बेवफा है, सिर्फ जो आवृत्ति है साथ रहता है वो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हम लोग जानते हैं दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, हम लोग जानते हैं क्षमता यानी पी इक्वल टू होता है क्या 1/f। 1/f यानी क्या करोगे 1/1 करोगे, 1/1 करोगे तो एक ही आएगा। और हम लोग जानते हैं पावर का जो क्षमता, पावर का जो ऐसा मात्रक होता है यानी जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको डी से सूचित करते हैं, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऐसे याद रखना 1 मीटर का फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी 1 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 डायोप्टर, आप देखो 4D वाला बोल दिया, ठीक है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, सेम वही है। अब दोस्तों हमको क्षमता दे दिया, नहीं अब तो क्या दे दिया, अब P का वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया 4D। अब कैसे बनाएंगे सर, तो सेम फॉर्मूला लिखो, P को लिखा था 1/f, या फिर आप लिख सकते हो F इक्वल टू 1/p। हमको F निकालता है, F इक्वल टू लेते हैं तो F इक्वल टू 1/p। 1/p यानी 1/4। जब इसको भाग दोगे ना दोस्त तो आएगा 0.25, और ये किस में आएगा मीटर में। याद रखना जब भी आप फोकस दूरी आएगा क्षमता निकालने के, मतलब क्षमता से फोकस दूरी निकालो तो हमेशा वो मीटर में ही होता है। और सुन लो मेरी बात, अगर कभी फोकस दूरी दिया हुआ रहे आपका और पावर निकालने बोले तो देख लेना फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में बदल लेना। तो ये मीटर में आया हम लोग का क्या फोकस दूरी, इसको सेंटीमीटर में मीटर में तो सर इतना है नहीं, तो 0.25 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 100 से गुना कर देना। अगला सवाल है 6 नंबर, देख लो क्या बोल रहा है। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है मेरे भाई। अग्रदीप यानी हेडलाइट, जहां पर देखते हो लाइट ग्लो करता है, रात को बाइक चला दो रास्ता दिखता नहीं है, लाइट जला लेते हो, वहां पर कौन सा दर्पण लगा रहता है, ऐसे करके देखते हो ना, यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है। तो यहाँ दोस्तों ये अवतल दर्पण रहता है मेरे भाई, तब तो लाइट को आप लोग का यहाँ पर एक जगह पे केंद्रित करेगा सड़क पे ना, नहीं तो छितरा जाएगा लाइट, देख ही नहीं पाओगे। तभी तो अवतल दर्पण क्या करेगा, किरण जो निकलेगा टकरा के एक जगह पे रोड में केंद्रित कर देगा, बड़े आराम से आप गाड़ी चलाओगे तो अवतल दर्पण यूज होता है वहां पर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखो हमारे आंख में जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं दृष्टिपटल, या फिर और एक नाम है उसका प्यारा सा जो है कि रेटिना। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो रहेगा उसको मार देना गोली। 7 का हो जाएगा डी। और चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, देखो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। सामान्य नेत्र का दोस्तों दूर बिंदु और निकट बिंदु जरूर याद रखना, दोनों में से एक सवाल दोस्तों 100% एग्जाम में बन सकता है, मतलब बनेंगे ही बनेंगे। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु हो जाता है अनंत, और निकट बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, पहले ही बता चुके हैं हम लोग का पुतली करता है, पुतली पुतली पुतली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मतलब मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो मानव नेत्र में याद रखना उल्टा बनता है, और उल्टा बनेगा तो उल्टा के साथ वास्तविक कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी बनता है दोस्तों उल्टा तो वास्तविक होगा, और अगर बनता है सीधा तो आभासी होगा मेरे भाई, याद रखना अच्छे से। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उल्टा और
वास्तविक, लेकिन हमें चीजों को सीधा मानव नेत्र में वहां हम लोग का रेटिना पर बनता है उल्टा और वास्तविक, बट हमें वो ट्रांसफर होकर सीधा दिखाई देता है। 1 kWh यानी 1 kWh निम्न किसकी इकाई है दोस्तों? ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, याद रखना। ऐसे ही बोल सकता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट आवर होता है। और कूलम किसका ऐसा मात्रक है भाई? तो कूलम किसका? आवेश का। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 13 नंबर। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको किसमें? विद्युत मोटर। भाई साहब गर्मी का मौसम आ गया है, घर में फैन चल रहा होगा ना बड़े आराम से, तो क्या होता है फैन में एक मोटर लगा रहता है। मोटर क्या करता है? आपका घर में एक बोर्ड से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है और फैन को फाई 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 घुमा देता है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर, वो लिया विद्युत ऊर्जा और कन्वर्ट किस में कर दिया? यांत्रिक ऊर्जा में। जो भी काम हमको होते हुए दिखता है ना, जैसे घूम रहा है कोई चीज चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी, ये यांत्रिक ऊर्जा हो गया। जैसे पंप है, पंप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया और जल को पटा दिया, जल फेंक दिया, पानी फेंक दिया ना। तो पानी जो आ रहा है यांत्रिक ऊर्जा ही हुआ, पानी आ रहा है। और लिया क्या? वो विद्युत ऊर्जा लिया। तो क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा से हमारा फैन को घुमा देता है। तो ये क्या हो गया? ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही इसका उल्टा पूछता, अगर विद्युत जनित्र क्या करता है तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है। याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता। ठीक है, वो सवाल आएंगे तो वो भी बताएंगे। जल विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया? अपघटन बोले तो वियोजन हो जाएगा, आंख बंद करके मारो। अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है दोस्त? मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, उपचयन उसका होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। किसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है देख लो ध्यान से। यहाँ पर H2 से H2O बन जा रहा है, मतलब मेरे भाई यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है। H2 क्या कर रहा है? H2 में O जुड़ जा रहा है, तो H2 का ही तो उपचयन होगा ना, क्योंकि H2 में O जुड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बड़ा समझने वाला बात है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, क्या क्या है। सबसे पहले देखो, लोहे का किल है, लोहे का किल होता है आयरन होता है, मतलब Fe है। और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर सल्फेट से कर रहा है, यानी कि CuSO4 से कर रहा है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगी? आयरन जो ठहरा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि कनाक का जन्म भी मतलब आयरन पहले आता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो आयरन ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, मारेगा कॉपर से धड़ाम से और कॉपर को फेंक देगा बाहर, और इसका SO4 ले लेगा। तो इस प्रकार का जब अभिक्रिया होता है, ये बन जाएगा क्या? FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग से बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं? जी हाँ, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन सी को मार देना गोली। और चलो 17 नंबर में से खेलेंगे। 17 नंबर क्या बोला? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक जो हम नहीं तैयार करते भाई, अपने आप तैयार होता है। तो लिटमस पत्र हो जाता है, जो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। याद रखना, ये भी पूछ सकता है कौन सा पौधा? तो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है लिटमस। और मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, ये तो मानव निर्मित है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक बोला है तो ये भी लिटमस पत्र, वन एंड ओनली लिटमस पत्र आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किसी विलयन का पीएच मान अगर 10 है तो क्या क्या होगा दोस्तों? 10 है तो याद रखना, 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षार होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है। यहाँ पर 10 है यानी कि 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। याद रखना, ठीक है, 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। जरूर एक सवाल दोस्तों इससे रहेगा टॉपिक से कि अम्ल होता है, क्षार होता है, उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल को मार देना, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार को मार देना, और 7 हो जाएगा भाई तो उदासीन को मार देना। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है दोस्तों? तो ये देखो, कोई भी अम्ल या क्षार वाला बर्तन होता है ना, स्कूल में आप लोग जाते होंगे, प्रैक्टिकल अगर कहीं आपको सर कराते होंगे तो करते होंगे, उसमें बर्तन में एक चेतावनी वाला स्टिकर साटा रहता है या फिर ये फोटो दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ये सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन में चेतावनी चिन्ह दिया रहता है कि भाई सावधानी से करना, कहीं अम्ल और क्षार आपके हाथ में गिरा तो देखो अंगुली किस पर खिया गया है, तो आपका भी अंगुली खिया सकता है भाई, मतलब आपको जल सकता है अंगुली। चलो, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली मतलब दोस्तों, इमली बहुत खट्टा होता है ना, खट्टा से टॉ आ रहा है, टॉ से टार्ट्रिक अम्ल, याद रखना, इमली खट्टा होता है, टॉ से टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी को मार देना। और ऐसे भी जो बंगाली लोग हो गए, इमली को बंगला में क्या बोलते हैं? तो जिस नाम से स्टार्ट होता है ना, उसी नाम से ये भी स्टार्ट हो जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। दोस्तों अधातु का बात करें तो ब्रोमीन बोलना, और धातु का बात करें तो पारा बोलना मेरे भाई। याद रखना, धातु यहाँ पर ध्यान से देखना, अ बोला है कि धा बोला है, ठीक है, गलती से धातु में पारा मत टिक कर देना। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन को ही करना, धातु बोलेगा तब पारा को मारना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अब अग्निशामक बनाने में किया था? दोस्तों अग्निशामक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग होता है। ठीक है, सोडियम अग्निशामक मतलब जहाँ पर आग उग लग जाता है ना, वहां पर इसको बनाया जाता है, मतलब वहां पर यूज किया जाता है। तो अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है भाई? तो सुन लो, ये भी पूछ सकता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है, NaHCO3, हो जाओ टेंशन फ्री और बढ़ जाओ आगे नंबर 23 में। और देखो क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर बना है, याद रखना। निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील? तो ये याद रखना, के होता है, Na होता है, कैल्शियम होता है, Mg होता है, फिर Al होता है, ये मुझे याद है, आप लोगों को ट्रिक में बोल दूंगा। तो सबसे पहले पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। और दोस्तों ये अभिक्रियाशीलता जान जाओगे ना, तो कौन किससे अभिक्रिया करेगा और कौन किससे अभिक्रिया नहीं करेगा ये भी जान जाओगे। इसलिए इस सक्रियता से नहीं जानना बहुत जरूरी है, मैं ट्रिक से बोल दूंगा, आप लोग चिंता मत करो। पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले तत्व, आपको मैं एक चीज बोल रहा हूं, जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर में काफी सारा महत्वपूर्ण चीज रहेगा। आप लोग कहीं पर ट्रिक रहेगा, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, कहीं पर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो जरूर एक भी वीडियो मिस मत करना मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो सकता है एग्जाम में, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि यार फोड़ना है तो फोड़ना है, हार नहीं मानना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा जब तक बोर्ड परीक्षा चलेगा। पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पहले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलता है खनिज। प्रकृति की प्रपटटी में, भूपटपटी मतलब जो जमीन है उसके अंदर खोद कर निकाला जाता है, वो क्या होता है? खनिज। कोयला क्या है? खनिज। लोहा निकल जाता है, खनिज। हीरा, अरे भाई हीरा भी निकलता है जी हाँ, जमीन के अंदर से तो हीरा निकलता है, कोयले की खान में हीरा निकल जाता है, तो क्या हो जाता है? वो खनिज हो जाता है। जो भी भूपटपटी के अंदर में पाया जाता है उस तत्व यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है? दोस्तों मैं पहले खनिज के खान में ही काम करता था, यानी कोयले की खान में काम करता था एज ए जूनियर इंजीनियर, वहाँ पर कोयला जो मशीन चलता था उनका मतलब एज ए सर्विस इंजीनियर वहाँ काम करता था, ठीक है। फिर आप लोग को पढ़ाने लगा और इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ दिया। चलो, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह होता है? दोस्तों प्रोपेनॉल, नॉल, ऑल यानी अल्कोहल। अल्कोहल यानी जो दारू वाला शराब पीते हैं ना लोग, देखते हैं कितना चिल्लाता है, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा रहती है शराब में। प्रोपेनॉल में क्या होता है? यहाँ अल्कोहल की क्रियाशील समूह है। दोस्तों इस समूह वाला चीज मैं आपको बोल दूंगा, कौन सा चीज में क्या समूह होता है आपको जरूर याद रखना। एक सवाल दोस्तों फिक्स है 100%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? दोस्तों तो प्रकाश संश्लेषण जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जल टूटता है, बिल्कुल टूटता है, और जल टूटने से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। जल के टूटने पर ही जो ऑक्सीजन मिलता है ना, वो हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन का मुक्त होना, बिल्कुल ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त तो होगा ही ना, जल टूटकर ऑक्सीजन मुक्त होता है तभी तो हम लोग श्वास ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना भाई नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वो मुक्त नहीं होता है। हमें अच्छा प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या? नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे भी निकालेगा, हम लोग भी निकालेंगे यार, जियोगे कैसे? मर जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निम्नांकित नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, मुक्त नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। फ्लोएम के खाद्य पदार्थों के पौधों में किस दिशा में? फ्लोएम दोस्तों क्या करता है? खाना मतलब फ्लोएम क्या करता है? एक संवहन होता है फ्लोएम और जाइलम। जाइलम क्या? जल का वहन करता है, फ्लोएम खाना का वहन करता है। अब बोलो सर फ्लोएम खाना का वहन किस दिशा में करता है? मान लो ये पेड़ हो गया, ठीक है, अब पेड़ में होगा पेड़ पत्ता, ये मान लो ये पत्ता खाना बनाया, अब इससे ऊपर में जो डाली होगा उसको तो ये भी खाना भेजेगा ना। इस डाली से इसका दुश्मनी थोड़े है, इस पत्ते का बोलेगा भाई मैं खाना बनाया हूँ, इस डाली को नहीं भेजूंगा, ये मेरे को गाली दिया है, ऐसा थोड़े है। ये हर एक जगह पर ऊपर से नीचे दाएं बाएं हर जगह पर खाना भेजता है। कौन? पत्ता जो खाना बनाता है उस खाना को ले जाता है फ्लोएम। फ्लोएम नहीं बोलेगा, फ्लोएम बोलेगा नहीं मैं जब पिछली बार इसको खाना देने गया था ना तो मुझे गाली दिया था, ठीक है, ऐसा थोड़े पेड़ पौधे गाली थोड़े देता है। तो फ्लोएम हर जगह पर भोजन पहुंचाता है, समझ रहे हो, याद रखना। वृक्क की रचनात्मक तथा ये तो याद जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं वृक्क कानू। वृक्क कानू, यहाँ पर खाली नू लगा देना, ऑप्शन थोड़ा फॉल्ट है, मतलब मिसप्रिंट हो गया था। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन तत्व ये है जिसको फल वाला यूज करता है? तो जाके फल वाला साथ पूछ लेना, अगर भाई साहब आप लोग एथिलीन का प्रयोग करते हैं ना फल पकाने के लिए, पता चल गया मुझे। हाँ, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन एक आप लोग का मादा हार्मोन है, याद रखना। मादा हार्मोन तो किसमें होता है? अंडाशय में होगा, तो अंडाशय द्वारा ये स्रावित होता है। नर युग्मक को मादा युग्मक के नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं दोस्तों? नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको निषेचन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मुकुल उभर कर आ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे? मुकुलन ही तो बोलेंगे मेरे भाई, और क्या ही बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो क्या बोल रहा है। पक्षी और चमगादड़ की पंख दोस्तों होता है समरूप अंग होता है। क्या होता है? समरूप अंग, समजात अंग नहीं होता है, ठीक है, समजात अंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर समरूप का ऑप्शन नहीं है, तो समजात नहीं होता, क्या हो जाएगा? असमजात अंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेंडल अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा? जी हाँ, कटर मटर का चुना था मेंडल ने, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन उत्पादक है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखना, जो घास है, घास को हम लोग खाते हैं, घास को हम लोग सॉरी खाते हैं, घास को बकरी खाती है, ठीक है। तो घास जो हो गया, छोटे छोटे घास, पेड़ पौधे, ये क्या, ये उत्पादक है। जो स्वपोषी पोषण करते हैं ना, वो उत्पादक होते हैं, और वही प्रथम पोषी स्तर होता है, याद रखना। जो स्वपोषी होता है, कौन होता है? पेड़ पौधे, घास, ठीक है। ये क्या होता है? ये प्रथम पोषी स्तर होता है, और यही तो उत्पादक होता है ना। इसको शाकाहारी लोग खाता है, जैसे बकरी खा गया, ठीक है। हम लोग तो सर्वाहारी है भाई, हम लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। बकरी शाकाहारी हो गया, तो बकरी जो हो गया, या फिर जो भी गाय, तो ये सभी खाता है, ये हम लोग का शाकाहारी लोग है। और ये द्वितीय पोषी स्तर होता है शाकाहारी लोग, ठीक है, याद रखना। मतलब प्रथम पोषी स्तर में कौन हो जाएगा? जो उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक जो होता है, जो उत्पाद निकल करता है, यानी पेड़ पौधे हो गया, घास हो गया, उसको जो खाता है शाकाहारी लोग, उस लोग वो जो होता है वो द्वितीय पोषी स्तर होता है। तो घास फूस हो गया प्रथम पोषी स्तर, पेड़ जो बकरी हो गया द्वितीय पोषी स्तर, उसको जो खाएगा शेर, सियाल, याल, कुत्ता, वो तृतीय पोषी स्तर, ठीक है। तो कौन उत्पादक है दोस्तों? यहाँ पर घास क्या उत्पादक है? अगला सवाल क्या बोला? किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, कौन सा शाकाहारी का निर्माण होता है? द्वितीय पोषी स्तर का। जी हाँ, अभी दिखाया कि घास तो हो गया, ये तो प्रथम पोषी स्तर, उसको खाएगा बकरी, बकरी हो गया द्वितीय पोषी स्तर, याद रखना। बकरी को खाएगा कोई और, हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। ओजोन परत के अपचय के लिए जिम्मेवार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, CFC, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा उदाहरण का स्रोत नहीं है दोस्तों? तो जैव का स्रोत कौन नहीं है? तो गोबर गैस है, लकड़ी भी है, कोयला भी है। नाभिक ऊर्जा जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। और अंतिम सवाल, अगला सवाल, 1 करोड़ रुपए के लिए दोस्तों पवन ऊर्जा का उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी चाहिए? बहुत फेमस सवाल है, वैसे 1 करोड़ मांगने मत जाना, ऐसे में बोला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर पवन की वेग होनी चाहिए, तभी पवन का जो है पवन ऊर्जा का हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो ये था दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चंस। और आप लोग एग्जाम में इससे मैं कह रहा हूं ना 100% सवाल बनेंगे ही बनेंगे। इसको जरूर देख लो और हर एक दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि हर एक को इसका लाभ ले पाए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। कितना ही फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।